जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की एक अगली क्लास लेकर के आए हैं। तो पॉलिटी में दोस्तों यह चौथी या पांचवी क्लास है। इससे पहले कई क्लासें हम डाल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है, टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। तो आपने जैसे पिछली क्लासें देखी होंगी, बिल्कुल बेसिक बताते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो आज की वीडियो में भी बिल्कुल इसी तरीके से बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताते चलेंगे कि जो यूपीएसआई का जो पहले 17 या 21 में जो पेपर हुए थे, उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्योंकि पेपर कई शिफ्ट में होता है, तो कई बार क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है। तो आप देखिएगा, जैसे यूपीएसआई जो 17 वाला हुआ था, उसमें चौथी अनुसूची से क्वेश्चन आया था और छठी अनुसूची से क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, बहुत बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ क्लास डिस्कस होने वाली है। आप पूरा अच्छे से इसको देखिएगा और पीडीएफ भी हम इसकी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज अनुसूची वाला ये टॉपिक को हम लोग पूरा क्लियर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में हमारे कुल अनुच्छेद, जिस समय संविधान का निर्माण किया गया, जिस समय संविधान सभा बैठी और उस समय क्या थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, हमने स्पष्ट लिख रखा है। तो पहले और वर्तमान में, यानी कि संशोधन करने के बाद कितने बने। तो जो पहले जो मूल संविधान की अगर बात करता है, तो 395, ये गलत लिखा है, 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 465 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि उसी में अनुच्छेद 21 का खागा ऐसे करके उसी में सब आर्टिकल उसके जोड़े गए हैं। कुल भाग की बात करें तो 22 भाग थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में आपके पास 25 भाग हो गए हैं। उसी में भी का खा करके भागों को भी ऐड करा गया है। अगर अनुसूचियों की बात करें तो मूल अनुसूचियां हमारे पास 8 थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये एक बेसिक मोटो था, एक बेसिक आपके दिमाग में सेट करने की बात थी कि संविधान में हमारे कितनी चीज़ें क्या कैसे सम्मिलित हुई हैं। तो आपने समझा, अनुच्छेद पहले मूल में कितने थे, मूल संविधान में 395, अब कितने हैं? 465 प्लस। कुल भाग 22 हैं, अब कितने हैं? 25 हैं। अनुसूचियां 8 थी और भाग कितने हैं टोटल? अब अनुसूचियां अब 12 हैं। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों को हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहली अनुसूची है, तो यूपीएसआई जो 17 का पेपर हुआ था, वो पहली अनुसूची से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बिल्कुल आप ये मान के चलो कि पूरा इसका निचोड़ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो शेड्यूल से क्वेश्चन आपसे 100% पूछता है और बच्चे गलत करते हैं इसको। तो देखिए कि इसमें बताया गया, पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित, यानी संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताता है। तो इसका वर्णन पहली अनुसूची में है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये पहली अनुसूची। इसमें कहता है कि 6वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश ये भूमि समझौता था के तहत इस अनुसूची में संशोधन किया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17 वाले पेपर में। ठीक है, जो पहले दिन का पेपर था शिफ्ट 1 का, उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको वहाँ ये मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे कुछ अपने मन से ऐड नहीं किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अनुसूची नंबर दूसरी। तो अनुसूची नंबर दूसरी में क्या है? तो अनुसूची नंबर दूसरी को हम लोग देखते हैं। इसमें वेतन और भत्ते, किसके वेतन भत्ते? जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है वेतन भत्ते के बारे में। तब वेतन भत्ते किस तरीके से, किनके वेतन भत्ते? ऐसे जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। ये बात आपने समझी किसमें? अनुसूची नंबर दूसरी में। अनुसूची नंबर तीसरा क्या कहता है? तो अनुसूची नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आप इसका नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल इन शॉर्ट रहेगा, रिवीजन में आराम रहेगी।
अनुसूची तीसरी कहती है कि जितने पदाधिकारी थे तो उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन आपसे शपथ ग्रहण का पूछा गया था। अनुसूची नंबर 3 से 2 क्वेश्चन निकल के आए थे 17 के पेपर में। कौन सा? पहला तो ये पूछा गया था कि शपथ पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो तीसरी अनुसूची है। इसमें कहता है संघ के मंत्री संसद के लिए निर्वाचित होंगे, जिसके साथ ही संसद के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, इनके सबन के इन सभी के शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ये आपसे बनता है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में ये तीसरी अनुसूची नहीं बताता, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। क्या पूछा था? कि जो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात है वो आर्टिकल 60 में दी गई है, ना कि अनुसूची तीसरे में। ठीक, उपराष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण है वो आर्टिकल 69 में दिया गया है, न कि तीसरी अनुसूची में। और इसी तरीके से राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि तीसरी अनुसूची में। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से दिमाग में अपने सेट करिएगा, बिल्कुल जैसे बताया इसी तरीके से आप इसको अच्छे से याद करिएगा। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले लो, इसके बाद आप इसका नोट डाउन, आप आराम से इसका नोट्स बना लेना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में क्या बताया गया है? तो देखो अनुसूची 4 बताती है, ये भी 17 में पूछा गया, चूंकि पेपर 17 कोई भी एग्जाम अगर इसका हुआ था यूपीएससी का तो कई दिन चला था, 2 दिन में हुआ था, तो लगभग इसमें 4 शिफ्ट बनी थी, तो शिफ्ट वाइज पेपर पूछता है। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज पेपर है। अब 2 दिन में 4 शिफ्ट बनी तो शिफ्ट के हिसाब से पूछता है। तो देखो यूपी 17 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन 4वीं अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची ये अभी जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, यूपी पुलिस का री एग्जाम जो हुआ था, यहाँ पे यूपीएससी लिख दिया, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम 24 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का जो उपबंध है वो कहाँ पे है? तो 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची क्या है? तो 6ठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इसके 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कौन? कि 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। जो 5वीं अनुसूची है वो सभी राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है, लेकिन 6वीं अनुसूची स्पेशल 4 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब के बारे में है। कौन कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। इसका ट्रिक है जो 4 राज्य याद करने के लिए, अमे मित्र, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के बारे में आपको बताता है। आई होप चीज़ें आपकी बेहतर समझ में आ रही होंगी, शायद आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इनको 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली सूची जो हमारी है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है? तो संघ सूची में है कि इसमें केंद्र अपना कानून बना सकते हैं, ये पावर है। संघ का मतलब केंद्र होता है, राज्य का मतलब राज्य होता है, तो संघ का मतलब केंद्र को अपना कानून बनाने की शक्ति है। और राज्य में क्या है कि राज्य को अपना कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती में क्या है कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून का निर्माण कर सकती हैं, किसी भी इश्यूज पे वो आराम से बना सकते हैं नियम। अब जैसे संघ में था तो इसमें केंद्र अपना कानून बनाएगी, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं जिन पे केंद्र कानून बनाता है। जैसे रेल का सब्जेक्ट है, रेल से जुड़ा हुआ कोई इशू है तो उसमें केंद्र अपना कानून उसके लिए बनाएगा, उसी कानून के तहत सारी व्यवस्थाओं को संचालित किया जाएगा देश में। बीमा से रिलेटेड है, विदेशी ऋण से, निगम कर से, बैंकिंग से, पासपोर्ट से, परिवहन से और जनगणना। इंपॉर्टेंट है जनगणना, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, और विदेशी संधि वगैरह। इसमें टोटल जो पहले विषय थे वो 97 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने हैं? 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। तो संघ में हमने बताया कि संघ में क्या होगा कि केंद्र अपना कानून बनाएगा, इसमें 97 विषय पहले थे, अब इस समय 100 हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जनगणना, ये कई बार पूछा जाता है कि जनगणना किसका विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या फिर
संघ सूची का, तो ये संघ सूची का विषय है। जो जनगणना कराई जाती है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार यानी संघ वही उसको करवाता है। अगला है राज्य सूची में। इसमें राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। पहले 66 विषय थे, अब इसमें 61 विषय हैं। पहले कितने थे? 66, अब इसमें 61 विषय हैं। इसमें राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस प्रशासन, भूमि, कृषि, भू राजस्व, तीर्थ कर, मादक, ये जो लिकर होते हैं, इन पे जो कानून बनाता है राज्य सरकार अपना कानून बनाता है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। इसमें जैसे दंड प्रक्रिया हो गई, सिविल प्रक्रिया हो गई, मजदूर संगठन, समाचार पत्र, विद्युत, जंगल और शिक्षा। इंपॉर्टेंट क्या है? जंगल और शिक्षा, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने कितने पढ़ी यहाँ पे? तो हम लोगों ने पढ़ा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अनुसूची तक कंप्लीट किया है। चलिए ये दोस्तों आपको बता दें कि ये एक जानकारी है बैच से रिलेटेड। अगर आपको पूरा इसका बैच चाहिए, पीडीएफ इसका नोट्स चाहिए आपको, तो आप पूरा एसआई का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी, एप्लीकेशन का भी लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप जा कर के इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, बैच ले पाएंगे। अगर आपको सिर्फ मूल विधि का नोट्स चाहिए तो मूल विधि मिल जाएगी, पॉलिटी प्लस मूल विधि चाहिए वो भी मिल जाएगा। पूरा बैच चाहिए तो यूपी स्पेशल मिलेगा, मूल विधि संविधान मिलेगा, सामान्य अध्ययन कंप्लीट और सॉल्व पेपर जो 2006 से 24 तक की है पीवाईक्यू वो मिल जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन बैच है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही सम्मिलित करी गई, जैसा हम आपको कंटेंट देते हैं इसी तरीके से वहाँ पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से आपको नोट्स उपलब्ध कराया गया है। तो आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी अगली अनुसूचियाँ। देखते हैं अनुसूची नंबर 8 क्या है। तो 8वीं अनुसूची क्या दर्शाती है? तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है वो बताती है हमें भाषाओं से बारे में, कि जितनी हमारी भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन 17 और 18 यूपीपी का जो हुआ था उसमें पूछा गया था। पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता थी, ठीक है। अब हमारे पास 22 भाषाएं हैं। अब हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 22। तो जो 14 भाषाएं थी वो कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था मूल संविधान जब अनुसूचियां थी हमारी। अब क्या है कि इन पे संशोधन किया गया। तो जब 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, किसमें? 21वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1967 में। तब सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आप ये जरूर देख लीजिएगा कि एग्जाम में कब कब पूछा जा रहा है। देख रहे हो आप, इस तरीके से एग्जाम में वो आपसे पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची भी, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची से क्वेश्चन नहीं है लेकिन 8वीं से निकल के आया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये ट्रिक से, नमक से आपको याद हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आप याद करो, 14 पहले थी, 1 ये जोड़ी गई तो 15 हो गई, 3 ये जोड़ी गई 18 हो गई, लास्ट में 4 जोड़ी गई 22 हो गई। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, राजभाषा को जो दर्जा देता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगली 9वीं अनुसूची हमारे लिए है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि संविधान में यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? 1951 के द्वारा। इसमें संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। इस अनुसूची में जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय दिए गए हैं, आप उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसमें टोटल 284 विषयों यानी 284 अधिनियम उल्लिखित किए गए हैं। तो ये 9वीं अनुसूची है। कब संशोधन किया गया? 1951। बस इतना आप याद रखिएगा, संपत्ति अधिग्रहण से ये रिलेटेड है। चलिए अगली हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं
कि इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया और ये 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये यूपी पीसीएस में भी 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको ऐड किया गया। इसका क्या टारगेट था, इसका मोटो क्या था, इसका टारगेट क्या बनाया गया कि क्यों जोड़ी गई। तो इसका टारगेट था कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले नेताओं को अयोग्य करार देना ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। अब अयोग्य करार देने का, जैसे कि लोग क्या करते हैं, पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जंप करते हैं कि मान लो कि जो जितनी भी अपने यहाँ नेशनल पार्टीज चल रही हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इस तरीके जो बीएसपी हो गई, इस तरीके से पार्टियां, तो जो सांसद क्या करते हैं कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जंप करते हैं, तो उसी को कहा गया दल बदल विरोधी कानून। तो उसी के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अयोग्य कैसे उनको घोषित किया जाता है, तो यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी पार्टी को सदस्यता त्याग देता है या यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है या कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग कर लेता है, तो वो कहलाता है अयोग्य घोषित करने के एक मानक दिए हैं, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची में अयोग्य घोषित कौन करेगा, इसके लिए भी एक कमेटी है, इसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है। तो लोकसभा में अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा, विधानसभा में अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद में सभापति करेगा। ये बात आपने अच्छे से समझी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति करेगा, ठीक है। दल बदल विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय किहोता हुलैहन बनाम जचलहू के मामले में सही ठहराया गया था। तो दल बदल कानून से रिलेटेड जो केस है हमारे पास, वो ये केस है। इस केस को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये 21 वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, दल बदल कानून से रिलेटेड जो केस है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 11वीं और 12वीं हमारी अनुसूची। तो हमारे पास टोटल जो अनुसूचियों की संख्या थी तो वो कितनी थी, तो हमारे पास 12 अनुसूचियां थी। कितनी, 12। हम लोग पढ़ रहे हैं 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची, आपको बार बार बता रहे हैं कि ठीक है, आप पूरा अच्छे से इन चीज़ों को कवर करिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इससे क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। हमने बताया था मूल विधि से 7 से 8 क्वेश्चन और पॉलिटी से 15 से 16 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं मूल विधि प्लस पॉलिटी, मूल विधि प्लस, और दोनों के लिए हमने बिल्कुल रामबाण तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है दोनों का। तो बिल्कुल आप सीरियस होकर के इसी तरीके से चीज़ों को आप इनको पढ़िएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसी में 11वीं अनुसूची 73 में 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई पंचायत की शक्तियां, यानी पंचायतों के बारे में इसमें हमको बताया गया है। 22 अप्रैल 1951 से इसको लागू किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है। इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो अगर पूछें कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो पंचायतों से रिलेटेड है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 40 में है। जो ग्राम पंचायत का लागू किया गया 22 अप्रैल 1993 से। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड समिति कौन है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जिसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम के बारे में बताया गया था। इसको सबसे पहले लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। इतना आपको 11वीं अनुसूची से पता होना चाहिए। 12वीं अनुसूची क्या है, ये अंतिम अनुसूची है। इसे 1992 में ही 74 संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड करा गया। इसमें शहरी सुशासन यानी नगर पालिका के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। इसमें टोटल हमारे पास 18 सब्जेक्ट, 18 विषय हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी अनुसूचियाँ। अगर आपको इसका पूरा कंटेंट, पूरा पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप एप्लीकेशन जीएस रिव्यू नाम से एप्लीकेशन है हमारी, जीएस रिव्यू, किसके, जीएस रिव्यू नाम से है। इसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बैच की डिटेल मिल जाएंगी। पूरा अभी दीपावली से पहले ऑफर चल रहा है, दीपावली तक 25 अक्टूबर तक ऑफर है। 26 से नया बैच चालू होगा, तो उसमें फिर आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप चाहो तो इसका कंटेंट पूरा आप एक साथ में ले करके आराम से प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा वो भी आप बता दीजिए, वरना हम अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।